ये वाक़या होने से पहले क्या हुआ? आप जब हॉस्पिटल गई हैं उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या वाक़या उस वक्त पेश आया आपके साथ? सर्विसेज की इमरजेंसी आती हूँ, मैं शिवरिंग के साथ आती हूँ, वॉमिटिंग थी मुझे और मेरी आंखों से पानी बह रहा था। इन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे ना चेक कर लें। ऊपर वाली बिल्डिंग में आग लगी है, इस वजह से हम लोग ना किसी पेशेंट को भी चेक नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। बीबी तुम घर जाके सो जाओ, तुम टाइम वेस्ट ना करो हमारा और अपना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं उन पे मान रखते हुए डीएमएस साहब के पास गई कि ये मेरी सुनेंगे बात और ज़रूर एक तो ये मुझे चेक भी करवा देंगे और चलें इनको अपने डॉक्टर्स का एहसास होगा कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मैंने कहती हूँ जी देखिए ये डीएमएस साहब के हालात हैं, साथ ही वो मेरे पे झपटे हैं। मेरे और उनमें 2 से 2.5 फीट का फासला था। मेरे डीएमएस साहब ने इतनी यहाँ तक थ्रेट किया कि मैं तू यहाँ से निकल भी जाएगी तो मैं तेरी ऐसी की तैसी करूँगा, तूने मेरी वीडियो बनाई है, तुझे तो देख मैं उड़वा के छोड़ूंगा। खुदारा मेरे वज़ीर आला से भी यही अपील है, मैं चाहती हूँ वज़ीर आज़म तक मेरी ये वीडियोस पहुँचें और वो इस चीज़ पे नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, 3 दिन पहले 14 जून को रात को 12 से 1 के दरमियान इतवार वाले दिन एक वाक़या पेश आया था जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ है। इकरा फ़ारूक नामी ख़ातून के साथ सर्विस हॉस्पिटल के डीएमएस ने बदतमीज़ी की थी बहुत ज़्यादा। वो वाक़या किस तरह से पेश आया, उस बदतमीज़ी से पहले इकरा ने किन किन चीज़ों को फेस किया, क्या क्या परेशानी उसको हुई, वो इस जगह तक पहुंची तो पहुंची क्यों, आखिर डीएमएस की क्या गलती थी और इकरा फ़ारूक के साथ क्या बदतमीज़ी की गई थी, इन सब वाक़े से हम आपको आज आशना करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा फ़ारूक, वो आपको बताएंगी कि इस वाक़े से पहले क्या हुआ और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? सलाम, ठीक ठाक। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइए कि वो वीडियो आपकी जो थी सोशल मीडिया पे चली, वो तो सब ने देख लिया, हर चीज़ उस चीज़ से हर किसी को पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मगर ये वाक़या होने से पहले क्या हुआ? आप जब हॉस्पिटल गई हैं उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या वाक़या उस वक्त पेश आया आपके साथ और अभी तक क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं? बेसिकली 13 जून की रात 12 बजे के बाद की बात है। मैं रात को मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और मतलब मैं बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी क्योंकि मैं माजी में कोरोना पेशेंट रह चुकी हूँ, कोरोना पॉजिटिव भी रही हूँ। तो जब मैं आइसोलेशन से निकली तो 4 दिन के बाद जब मेरी ये कैफियत होगी तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। तो मैं अचानक से सर्विसेज की इमरजेंसी आती हूँ, मैं शिवरिंग के साथ आती हूँ, वॉमिटिंग थी मुझे और मेरी आंखों से पानी बह रहा था, तबीयत मेरी बिल्कुल देखने में बज़ाहिर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैं एंटर होती हूँ, सामने डेस्क पे 3 फीमेल डॉक्टर्स थी, मतलब 2 साथ थी और एक साइड पे खड़ी हुई थी और एक मेल डॉक्टर खड़े हुए थे। ऑन ड्यूटी तो बहुत से डॉक्टर्स थे वहाँ पे इमरजेंसी में, लेकिन चूँकि मैं उनके बारे में बता रही हूँ जिन्होंने मुझसे मुखातिबों के बात की थी। खैर मैं 5 से 6 मिनट तो स्टिल वेट करती रही कि ये शायद बिज़ी हैं, जब ये फ्री होती हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ। तो वो अपने मोबाइल में कुछ डिस्कस कर रही थी और वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग जस्ट लाइक कोई फंक्शन है इनका, तो उस हवाले से कोई बात कर रही थी कि हमारी घर में ही कोई फंक्शन हमने रखा हुआ है, तो तुम बताओ क्या सजेस्ट करती हो। मैं उनकी 5 से 6 मिनट बातें सुनती रही। उसके बाद खैर मेरी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द ना बस चेक कराऊँ और चली जाऊँ। तो खैर मैंने कहा डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे ना चेक कर लें। तो डॉक्टर साहिबा ने आगे से मुझे जवाब दिया कि हम लोग चूँकि ऊपर वाली बिल्डिंग में आग लगी है, इस वजह से हम लोग ना किसी पेशेंट को भी चेक नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरे देखते वहाँ पे मौके पे 3 पेशेंट्स मौजूद थे जिनका ट्रीटमेंट जारी था और इमरजेंसी ओपन रखने का और इनका रोस्टर जो इनको दिया गया ऑन ड्यूटी आ रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब है कि इनका फ़र्ज़ है कि पेशेंट को चेक करें। तो मेरे माइंड में तो यही बात थी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे नज़दीक ये सब SOPs कोई मायने नहीं रखते हैं, क्यों चेक नहीं किया जा रहा? वाई? जब जगह है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको उस टाइम है तो आप चेक कर सकते हो। इससे बेहतर है कि मैं बाहर जाऊंगी, गिरूंगी, कोई और प्रॉब्लम होगा। खैर मैंने उन्हें दूसरी दफ़ा कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, चले नहीं पर्ची बन रही है, आप लोग नहीं चेक करेंगे, बाकायदा रूटीन से हट के आज डे है, फिर भी चले मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे जस्ट मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दें ताकि मैं उसके मुताबिक ही मेडिसिन लूँ जो मुझे मसला आ रहा है। तो मेरे लेफ्ट एक मेल खड़े हुए थे, जैसा कि CCTV में भी अगर रिकॉर्ड ओपन हो जाता है इंशाल्लाह जल्दी तो उसमें भी देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट में बिल्कुल चेयर के पास एक मेल डॉक्टर खड़े थे। उनका मुझे ये कहना है कि बीबी तुम घर जाके सो जाओ, तुम टाइम वेस्ट ना करो हमारा और अपना,
तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, तुम ठीक हो जाओगी। जैसा कि सेकेंडली जब उन्होंने जुमला ये बोला मुझे, तो थर्डली मेरा उनको ये आंसर था कि आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं जाके सो जाते। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर हूँ यहाँ पर, इस वजह से मेरी ड्यूटी है, मैं तो अपनी मजबूरी पर रुका हूँ, तुम्हें क्या मुसीबत बनी है। तो फिर मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि मैं भी यहाँ पेशेंट की हैसियत से आई हूँ और मुझे चेक कर लें, यही हो सकता है माजरत के साथ, मुझे कौन सा शौक है आने का। उन्होंने मुझे 5 से 6 मिनट बहुत ज़्यादा इग्नोर किया और मेरी बात का जवाब इसी तरह मुझे देते गए। और सामने फिर डेस्क था एक, वहाँ 3 नर्सें बैठी हुई थी। मैंने उन 3 नर्सों को कहा कि काइंडली आप ना बीपी ऑपरेटस है तो आप ना मुझे चेक कर लें, मैं जनरली ठीक नहीं हूँ, मुझे मतलब मैं शिवरिंग होती चली जा रही है मुझे। तो नर्सिस ने कहा कि डॉक्टर्स अगर चेक नहीं कर रही हैं, कुछ माहौल इस तरह का, तो सॉरी माजरत के साथ हम नहीं चेक कर सकते हैं, तो आप ना सामने मेडिकल स्टोर पे चेक करा लें या देख लें कोई और हॉस्पिटल गंगाराम या जनरल खुला हो तो उधर चली जाएँ। आप मुझे बताएं, मैं जेल रोड पे साथ ही रह रही हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं पैदल आती हूँ, मैं वहाँ से जनरल चली जाऊँ, गंगाराम चली जाऊँ, तो वो नर्सें वहाँ पे क्या करने बैठी हुई हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे क्या करने के लिए इतनी तनख्वाह लेने बैठा हुआ है। खैर ये उनकी अपनी ज़ाती मामला है, ये हुकूमती सतह पे क्या ये लोगों के मामला हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जस्ट बदतमीज़ी से गर्ज है। खैर मैं जब थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, आबे से बाहर ही परेशान हुई, तो मैंने फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जस्ट एक बात की कि इसीलिए फिर यहाँ पे बदतमीज़ी होती है और आए दिन इमरजेंसी में और सर्विसेज हॉस्पिटल में केसेस होते हैं, कभी कत्ल के हो जाते हैं, कभी बदतमीज़ी के होते हैं, हाथापाई के होते हैं, बिकॉज आप हर पेशेंट के साथ ऐसा करते हो। आपके आगे कोई आवाज़ उठाए तो आप उसको कहते हो कि यहाँ से दफ़ा हो, निकालो, और वैसा ही हुआ। फीमेल डॉक्टर ने कहा गार्ड्स को कि आप इन्हें पकड़ें, धक्के दे के बाहर निकालें। क्या इन्होंने तंग किया हुआ यहाँ पे, हमारी रात की ड्यूटी इन्होंने हराम करके रख दिया। आप मुझे बताएं ये कौन सी ड्यूटीज़ कर रहे हैं जिसमें चेक भी नहीं कर रहे और ड्यूटी का नाम भी ले रहे हैं। खैर इन शॉर्ट में बात करूँगी, मुझे गार्ड्स चूँकि आके हाथ लगाते हैं या मुझसे बदतमीज़ी करते, तो इससे बेहतर था कि वो 10 से 12 गार्ड्स को मैंने फ़ेस किया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इररेलेवेंट लोग भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ भी था। तो मैं एक इज़्ज़तदार ख़तून हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मुझे इस तरह किसी ने इंसल्ट किया यहाँ पे। तो मैं वहाँ से गार्ड्स को कह के कि मैं खुद चली जाती हूँ, मैं डीएमएस साहब के पास जा रही हूँ, और इन्होंने जो बात की है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई है मेरे मोबाइल में, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं डीएमएस साहब को जाके कंप्लेन करूँगी। मैं उन पर मान रखते हुए डीएमएस साहब के पास गई कि ये मेरी सुनेंगे बात और ज़रूर एक तो ये मुझे चेक भी करवा देंगे और चलें इनको अपने डॉक्टर्स का एहसास होगा कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जैसे ही इमरजेंसी से बाहर निकलती हूँ, मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हुई हैं। मुझे कमरे से निकल के डीएमएस साहब के कमरे तक जाने में 2 से 3 मिनट लगे होंगे। मेरे जाने तक उनको कॉल जा चुकी थी कि इमरजेंसी में ये वाक़या पेश आया। तो जैसा ही मैं जाती हूँ तो एक और फुटेज है जिसमें ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, क्लॉक पे टाइम भी आ रहा है, उसमें सारी चेयर्स भी खाली हैं, टेबल्स के पास इर्द गिर्द कमरे में कोई भी नहीं है उनके ऑफिस में। मैं स्टिल वहाँ वेट कर रही हूँ और गार्ड्स, वो भी रिकॉर्ड हो गया जिसमें गार्ड्स कह रहे हैं कि उनका नाम एजाज सिंधु है, वो ऑन ड्यूटी हैं, वो यहाँ पर नहीं है, अब बाद में आ जाएँ, ETC, ये सब बातें वीडियोज़ में आ चुकी हुई हैं। खैर मैं वहाँ 40 मिनट्स जब मैं वेट कर लेती हूँ, उसके बाद जब थक जाती हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी मैं रोने लग जाती हूँ और मैं बैक साइड पे ENT वाली साइड पे या इधर उधर जाके साइड पे हो जाती हूँ कि मैं भी मेरे साइड पे होने से डीएमएस साहब वापस आएँ तो मुझे अगेन उनका आमना सामना करने का मौका मिल जाए। मैं जब 5 मिनट के बाद दोबारा से वापस आती हूँ तो डीएमएस साहब चेयर पे होते हैं। वो डीएमएस साहब हैं ये मुझे कंफर्म नहीं था, चूँकि मेरी वीडियो में ये चीज़ साफ जाहिर कर रही है कि मैंने पूछ रही हूँ काइंडली आप अपना नाम बताएं, और उनका स्टिल ये कहना है कि आपको नाम से मतलब है कि काम से मतलब है। आप मुझे ये बताएं कि एक डीएमएस है, उसके जब गले में कोई कार्ड नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, किट नहीं है, तो मैं किस तरह समझ जाऊँ कि ये एक प्रॉपर यहाँ पे बंदा है या ये है ही जनरली जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरे नज़दीक में एक नॉर्मल यहाँ पेशेंट बैठा हुआ, मे भी कोई और है। तो खैर मैंने उन्हें पूछा आगे से आप मेरी वीडियो ये बातें आपको बता सकती है कि क्या क्या बात हुई। उसके बाद डीएमएस साहब की चेयर से जैसे ही मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं लास्ट पे एक अंधेरा सा आता है, उनकी गाली वो देते हैं और एकदम से अंधेरा आ जाता है, वीडियो बंद हो जाती है। वहाँ से ऐसा होता है कि डीएमएस साहब को नहीं पता था मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने कहती हूँ जी देखिए ये डीएमएस साहब के हालात हैं, साथ ही वो मेरे पे झपटे हैं। मेरे और उनमें 2 से 2.5 फीट का फासला था, चेयर्स में टेबल नहीं था कोई भी। यूँ मेरे पे वो एकदम से झपटे हैं, उन्होंने मेरे कंधे पे धक्का दिया और मेरे स्कार्फ यूँ करके उतरा। उन्होंने कहा इसको हम नहीं छोड़ूंगा। मैं गुस्से, वो फुल गुस्से में थे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, हम इसको कोरोना, इसको टीका लगा के मार भी देंगे ना, किसी को क्या पता कि हार्ट अटैक से मरी है, कोरोना से मरी है, खुद इसकी मैयत से घर पहुंची कि इसकी ऐसी की तैसी।
और उन्होंने मुझे माँ बहन की वो गालियाँ दी। एक गाली तो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड है, बाकी गालियाँ सीसीटीवी में तो ऑडियो नहीं होगी, लेकिन चलें उनका झपटना और उनकी हरकत जो हैं वो उनके कमरे का वो कैमरा ही बता सकता है कि मैंने किस तरह से खुद को कवर किया, मैंने किस तरह अपनी इज़्ज़त को कवर किया। उन्होंने मुझे किस किस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं वो अल्फाज नहीं इतने लोगों के सामने बता सकती। मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आप खुद समझदार हैं कि उन्होंने किस किस लेवल की घटिया मुझे बात की होगी। मैं इवन डैड के मुझे गार्ड ने कहा कि बाजी मेरी बहन अपना बाहर की तरफ आई, अब्बे से बाहर हो गई, हमने इन्हें दबोच के पकड़ा हुआ है, अब बाहर आएँ, बाहर आ जाए। मैं फौरी अपनी मोबाइल उठाया, मैं बाहर निकली हूँ। उन्होंने कमरे को उनके बाहर से बंद कर दिया है, कुंडी लगा दी है, और मैं यूँ रोती हुई जैसे ही वो उनके रूम से बाहर निकलती हूँ तो 3 से 4 बजे के दरमियान तक मैं ये मामला बाहर रोती धोती फेस कर रही हूँ। तब तक मैंने अपने चैनल्स के जितने मतलब मेरे मीडिया चैनल में कोई दोस्त थे, कोई क्लास फेलोज थे, उन्हें कॉल्स की, उन्हें मैंने कहा मुझे किसी तरह कवर करो या क्या करना है क्या नहीं। इसने मुझे थ्रेट किया, मुझे डीएमएस साहब ने इतनी यहाँ तक थ्रेट किया कि तू यहाँ से निकल भी जाएगी तो मैं तेरी ऐसी की तैसी करूँगा, तूने मेरी वीडियो बनाई है, तुझे तो देख मैं उड़वा के छोड़ूंगा। आप मुझे बताएं, एक डीएमएस, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके अंडर में इतना अमला है, अगर वो मुझे मारने की और कत्लो गारत की धमकी दे रहा है, खुदारा वो एक डीएमएस है या वो एक कातिल है? वो लोगों के लिए मसीहा है या वो जानवर है? वो एक बाप है या दरिंदा है? आप मुझे बताएं। मैं मेडिकल को मैं किसी ब्यूरोक्रेट्स को नहीं हाईलाइट कर रही, मैं उस इंसान की दरिंदगी, उसका बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज, उसका बकवास करने का तरीका, मुझ पर झपटना, मुझे मारना, मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। खुदारा मेरे वज़ीर आला से भी यही अपील है, मैं चाहती हूँ वज़ीर आज़म तक मेरी ये वीडियोस पहुँचें और वो इस चीज़ पे नोटिस लें और मुझे बताएं। ये सारा कुछ होने के बाद मुझे नेक्स्ट, चूँकि मॉर्निंग को संडे था, फर्स्ट वर्किंग डे नहीं था, मेरी डीएमएस के बाद जो एमएस से बात होती है, मुझे एमएस साहब इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं, इफ्तिखार साहब कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके मसले में हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। मुझे सिम्स के जो हैं अयाज नामी हैं, आई थिंक सो प्रिंसिपल हैं, मुझे उनकी कॉल आती है, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको इंसाफ मिल के रहेगा। मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद के पीआरओ से मेरी बात होती है, जी बिल्कुल हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। मैं इन तीनों के बिहाफ पे अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करके मैंने वो 10 से 12 घंटे गुजारे। मंडे मॉर्निंग मुझे अर्ली मॉर्निंग 10 बजे बुलाया गया सर्विसेज हॉस्पिटल में कि आप आ जाएं, हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, उसमें हम बातचीत करेंगे। जैसे ही मैं मंडे को 10 to 12 के दरमियान वहाँ एंटर होती हूँ, इंक्वायरी कमेटी में एक बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता है, उन्होंने मास्क वेयर किया था, ग्लासेस पहने थे, वो एमएस की जगह पे वो थे, चूँकि एमएस की तबीयत आई डोंट नो ख़राब थी उन बकौल उनके, और वहाँ पे एक दो उनकी यूँ डॉक्टर्स बैठी हैं, कौन बैठी हैं, वो स्टिल यूँ कैमरा करके मेरी तरफ बैठी हुई हैं। और इस चीज़ का भी मुझे इल्म था, लेकिन मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, मैं हक और सच पे हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे कहाँ कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं राइट पर हूँ, मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ, अपने हक के लिए कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। तो खैर उसके ऊपर जो अल्फाज मैंने यूज़ किए, मैंने बहुत बुरे अल्फाज तो नहीं लिखे हैं जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए थे, मैंने बस ये उसमें एक वाक़यातन जो मैं अब वीडियो में भी बता रही हूँ, इस तरह से मैंने एक वाक़या बयान किया जो मैंने A to Z बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, और उसमें मैंने क्लियर कट लिखा कि मुझे डीएमएस ने हरासमेंट तक जब कर दी है, मुझे ब्लैकमेल तक कर दिया है, मुझे मारने तक की धमकी दी गई है, खुदारा मुझे बताएं मैं कैसे महफूज हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री तक सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो चुकी है। मुझे मेरे हुक्मरान बताएं मैं महफूज हूँ, या मुझे इंसाफ मिलेगा, या मेरी को सुनेगा, या मेरी को इज़्ज़त है। नेक्स्ट आने वाले टाइम पे क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता है, मुझे थ्रेड्स हैं, मुझे स्टिल थ्रेड्स हैं। मैंने थाने में जाके एप्लीकेशन जमा करवाई है, थाने वालों ने मुझे वो एप्लीकेशन लेने के बाद कहा आपको 10 से 12 घंटे में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपकी एफआईआर हो जाएगी। दोपहर को एफआईआर करवाई जाए पीर के दिन, और वो एफआईआर का अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए हैं। मुझे बताएं वो कौन सा थाना है, वो कौन सी सर्विसेज की कमेटी है जो अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। आज तीसरे दिन पे जाके मैं सर्विसेज की कमेटी के बारे में पूछने गई हूँ कि मेरी एप्लीकेशन पे क्या आपका रद्द-ए-अमल है, तो मुझे वहाँ पे एमएस के कमरे में ना एमएस मिलता है, ना वो मेरी कॉल अटेंड करता है, ना वो मुझे कोई आंसर करता है। ऑन द स्पॉट मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को कॉल करती हूँ, वो बिज़ी करती हैं और मुझे कॉल बैक करती हैं, और उनका फर्स्टली
मुझे ये नहीं वो पूछती कि आप कौन बात करी हो, मुझे फर्स्टली ये कहती हैं कि जी आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन वो हम उसके बंदे में कर रहे हैं, हम उसको इंसाफ आपको दिलवाएंगे, हम उसको पकड़ेंगे। इट्स मीन कि उनका नॉलेज में और उनको पता है, इसलिए सब कुछ जान के गायब हो रहे हैं मौके से। ये सब सेट लगाया जा रहा है और मुझे पागल बनाया जा रहा है, सिर्फ रफा दफा कराना चाह रहे हैं, किसी तरह मामला दब जाए, बात ख़त्म हो जाए। पुलिस से लेके सर्विसेज की इंक्वायरी कमेटी तक, एमएस तक, सिम्स के प्रिंसिपल तक सब मिले हुए हैं, सब मुझे पागल बना रहे हैं। यहाँ मेरी ना इज़्ज़त महफूज है, ना मेरे मैं इज़्ज़त नफ्स मेरी महफूज है, ना इन फ्यूचर में महफूज हूँ। खुदा रा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, मैं आपसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मुझे महफूज करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं किस तरह से सर्वाइव करूँ? मैं भी बाप, मेरा भी बाप है, मेरी भी माँ है, मैं भी बहन भाइयों वाली हूँ, मैं भी आगे आने वाली नस्लों तक मेरी भी ज़िंदगी है। मुझे बताएं, मैं इतनी सी उम्र में इतना जलील हो गई हूँ ऐसे घटिया लोगों से, दरिंदों से, कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? कौन मेरी आवाज़ को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएगा? अब तक रफ़ीउल्लाह जो हैं उनको मैं 10 से 20 कॉल्स कर चुकी हूँ। एक दिन उन्होंने कॉल अटेंड किया, जी बिल्कुल मैं सीएम तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, वो जो भी डिसीजन लेंगे, नोटिस लेंगे, आपके इल्म में आ जाएगा। आज 3 दिन हो गया बंदा मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा और वो मुझे स्टिल कह रहा है जी बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। खुदारा क्या हो जाएगा? क्या करोगे तुम लोग? या तो मर्डर हो जाए तो बाप को उसके बेटे की लाश नहीं मिलती तो तुम खाक डीएमएस के खिलाफ कुछ करोगे क्या? मुझे मेरी इज्जत का इंसाफ दिलवाओगे? मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए। ये नाज़रीन, ये सारा वो वाक़या था जो शुरू से आखिर तक अभी तक क्या क्या हुआ है आपने इकरा की ज़ुबानी सुना है। मुझे हैरानगी हो रही है कि हम डॉक्टर जिन्हें मसीहा कहा जाता है, ठीक है, और इस एक दरिंदे की वजह से एक या दो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम हो रही है। सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं, हमारे 95% डॉक्टर्स मसीहा ही हैं और वो कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं इंसानियत के लिए। मगर ये 5% डॉक्टर्स जो इस तरह की हरकत करते हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टीका लगा दूंगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो झूठे रूमर्स जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुके हुए हैं, इन डॉक्टर्स की वजह से, इस तरह के लोगों की वजह से उन रूमर्स को भी लोग हकीकत समझते हैं। वो कहते हैं कि यार इस डॉक्टर ने ऐसा बोला तो इट मीन्स कि वाकई में ये टीके भी लग रहे हैं जिससे लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह की बातें अगर ये हमारे डॉक्टर्स फैलाएंगे तो कहाँ पे रह गई मसीहत, कहाँ पे रह गई इंसानियत? हम उम्मीद करते हैं कि इकरा और जितने भी ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ 5% लोग हैं जिनके वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ हो। हमारी हुकूमत भी स्टेप उठाए इस पे। प्लीज़ इस तरह के लोगों को मत बचाइए जो गलत हैं। इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ गरीब के साथ भी होना चाहिए, वो इंसाफ अमीर के साथ भी होना चाहिए। हम इसी उम्मीद के साथ कि इंसाफ होगा और जो गलती पर है उसको सज़ा दी जाएगी अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।